प्रोफेसर फिंडले शिराज ने सार्वजनिक व्यय के 4 नियम बताए हैं। जब सरकार खर्च करती है तो कुछ नियमों के तहत करती है, तो अर्थशास्त्री उसके नियम बताते हैं। पहला है लाभ का नियम। ठीक, इस नियम के अनुसार सरकारी व्यय इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जिस प्रकार कर लगाते हैं ना, तो कर लगाते समय सरकार व्यक्ति की करदेय क्षमता का ध्यान रखती है, उसी प्रकार व्यय करते समय सरकार को व्यक्ति की लाभ प्राप्त करने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। अब परेशानी ये आती है, कठिनाई ये आती है कि सार्वजनिक व्यय के लाभ को आसानी से मापा नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि ये कार्य असंभव नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है, क्योंकि कुछ किस्म के व्यय व्यक्तिगत लाभ को तो बढ़ा सकते हैं, परंतु वो सामाजिक लाभ को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो लाभ के इस नियम के अनुसार हम व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को अधिकतम करने का इसकी बात करते हैं। और इस नियम का पालन करने के लिए जो समसीमांत उपयोगिता नियम है, ठीक है, या अधिकतम संतुष्टि का जो नियम है, उसके अनुसार समस्त व्यय को विभिन्न उपयोगों में इस तरह विभाजित करना होता है कि प्रत्येक दिशा में सीमांत लाभ समान हो सके। ठीक है, तो सार्वजनिक सार्वजनिक अधिकारी को व्यय के वितरण में इस बात का ध्यान रखना होता है कि देश के कुल उत्पादन में वृद्धि हो, इस तरह का व्यय किया जाए। आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए, आमदनी की असमानता कम की जाए और संपूर्ण समाज के कल्याण में अभिवृद्धि हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार ये बात है कि लाभ के नियम का पालन तभी माना जाता है जब देश में उत्पादन बढ़े और वितरण अधिक मात्रा में हो सके। दूसरा है मितव्ययता का नियम। फिंडले शिराज ने मितव्ययता का जो नियम करा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि फिजूल खर्ची को कम करना चाहिए। ठीक है, कंजूसी नहीं, फिजूल खर्ची को कम करना चाहिए, क्योंकि मितव्ययता के अभाव में समाज को सार्वजनिक आय से मिलने वाले कुल लाभ में कमी हो जाएगी। सरकारी व्यय का उपयोग आवश्यक विवेक और पूरी सावधानी के साथ करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि सरकार अपनी आय जनता से प्राप्त करती है। अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में पर्याप्त नियोजन, दूरदर्शिता, सरकारी उत्तरदायित्वों में सरकारी अधिकारियों में उत्तरदायित्व और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के अभाव में क्या होता है, कई सरकारी विभागों पर अनावश्यक खर्च बढ़ता जाता है। इसलिए मितव्ययता के सिद्धांत का पालन करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये नियम पहले नियम से ही मिलता जुलता है कि लाभ मिलता रहे और मितव्ययता से खर्च हो। तीसरा है स्वीकृति का नियम। इस सिद्धांत से मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक व्यय को करने से पूर्व आवश्यक अधिकारियों की स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिए। अपने भारत में तो ली भी जाती है, और इससे क्या होगा, अपव्यय बंद हो जाएगा या व्यय की उचित जांच संभव होगी और सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण भी बना रहेगा। तो अगर स्वीकृति नहीं होगी, मतलब आवश्यक स्वीकृति के अभाव में क्या होगा, अपव्यय और सरकारी कोष के अनुचित उपयोग की संभावना बनी रहेगी। तो स्वीकृति के सिद्धांत के अनुसार सरकारी कोष का उपयोग व्यय करने वाले अधिकारियों द्वारा उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसकी स्वीकृति हुई है। ठीक है, अपने यहाँ क्या होता है, संघीय सरकार को प्रत्येक प्रकार के व्यय के लिए संसद से स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। ठीक है, जिससे संसद का नियंत्रण भी बना रहता है।
चौथा नियम है वो है आधिक्य या बचत का नियम। तो अर्थशास्त्री शिराज की ये मानना रहा कि सार्वजनिक व्यय सामान्यतया आय से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति के बजट की भांति सरकार को भी अपना बजट बनाना चाहिए जिससे कि अपव्यय कम हो सके और अर्थव्यवस्था पर भार कम रहे। और इस सिद्धांत में ये है कि जो बजट है वो सरकार को प्रतिवर्ष बनाना चाहिए। ठीक है, बनता भी है अपने यहाँ भारत में, तो हर साल बजट बनता है, उसके अनुसार ही खर्च होता है। सरकार को निरंतर घाटे के बजट बनाने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए, सभी अर्थशास्त्री मानते हैं, क्योंकि उससे मुद्रास्फीति हो जाती है। बजट के अलावा अधिकांश सरकारों को उनकी आय की अपेक्षा सुरक्षा, विकास योजनाओं और सामाजिक सेवाओं पर अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। इससे उनका बजट कई बार घाटे का भी हो जाता है। तो इसलिए जो बजट है वो संतुलित होना चाहिए, इसकी ये मान्यता होती है, बचत का नियम। इसके अलावा कुछ और नियम भी बताए गए हैं, जैसे लोच का नियम, इलास्टिसिटी का। इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक व्यय में घटने बढ़ने की परिस्थितियां विद्यमान रहनी चाहिए। भाई नेचुरली कभी युद्ध आ जाता है, कभी प्राकृतिक विपत्ति आ जाती है, तो खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यय का ढांचा ऐसा बनाना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें कमी भी संभव हो सके, और अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो व्यय की उचित व्यवस्था भी हो जाए। तो इसे कहते हैं लोच का नियम। फिर है उत्पादकता का नियम। सरकारी व्यय उत्पादकता को बढ़ाने वाला होना चाहिए, अनुत्पादक नहीं हो। ऐसी परियोजनाओं पर व्यय करना चाहिए जिससे रोजगार बढ़े, उत्पादन बढ़े, आय बढ़े। ठीक है, तो ये नियम है प्रोडक्टिविटी का। इसके अलावा समान वितरण का नियम। तो ये माना जाता है कि सरकारी व्यय के माध्यम से समाज में समानता की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम चलाकर उनके कल्याण में वृद्धि करनी होती है। ठीक है, उनके लिए रोजगार, निर्धनता उन्मूलन, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, इस पर व्यवस्था पर राशि व्यय की जाती है ताकि समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता कम की जा सके। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या नियम है कि समान वितरण हो सके। अंतिम नियम है समन्वय का नियम। ये देखा जाता है कई बार कि कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं सरकार द्वारा, है ना, कोई एक तो कार्यक्रम होता नहीं है, तो उनमें दोहराव भी हो जाता है। ठीक है, तो सभी कार्यक्रमों में आवश्यक तालमेल होना चाहिए जिससे जो खर्च हो रहा है उसका समाज को लाभ मिल सके। जैसे भारत में जो केंद्र सरकार है वो भी खर्च करती है ग्रामीण विकास के लिए, राज्य सरकार भी करती है, तो सब दोनों ही उनकी तरफ से कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, लेकिन आवश्यकता किस बात की है कि उनमें समन्वय हो। इस प्रकार व्यय के कई नियम होते हैं और जिनको ध्यान में रखने से व्यय करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी, है ना, और कुशलता भी बढ़ेगी, जो रुपए का पूरा उपयोग हो पाएगा। सरकार को अर्थशास्त्री समय समय पर ये सुझाव देते हैं, इन नियमों की जानकारी देते हैं, और सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी व्यय करती है और करना भी चाहिए।